गुड इवनिंग एवरीवन। आज एक नए टॉपिक के साथ हम पदार्थ का एक दूसरा लेक्चर शुरू करते हैं। ये लेक्चर सीरीज़ में आज मैं इंट्रोडक्शन टू महाभूत बताता हूँ और फिर रोज़ हम एक महाभूत ख़त्म करेंगे। सबसे पहले महाभूत क्या होता है? क्या मॉडर्न के किसी कॉन्सेप्ट से हमें रिलेट करना चाहिए या ये कम्प्लीटली इंडियन फ़िलॉसफी का पार्ट है? तो इसका आंसर है ये कम्प्लीटली एक इंडियन फ़िलॉसफी का पार्ट है। हम इसे एटम से नहीं जोड़ सकते क्योंकि एटम से जोड़ने के लिए हमने परमाणुवाद को स्वीकारा था, पर यह परमाणुवाद से भिन्न है। तो ये क्या है, इसको आज हम समझते हैं। सबसे पहले महाभूत शब्द में दो शब्द छुपे हैं, एक महा और एक भूत। महा का अर्थ तो विशेष हो गया, खास हो गया, पर भूत क्या होता है? तो भूत शब्द की निरुक्ति होती है भू धातु और तक्त प्रत्यय लगाने से। तो इसका अर्थ होता है भू सत्यायाम, यानी जिसकी सत्ता हो, यानी जिसके प्रेजेंस को आप फील कर सको। तो क्या भूत और महाभूत भिन्न हैं? तो जवाब है हाँ। इन भूतों से महाभूतों की निरुक्ति हुई है, उत्पत्ति हुई है। यानी कि जो हमारे 9 कारण द्रव्य हैं जो सबको बनाते हैं, उसमें भूतों को गिना गया है, ना कि महाभूतों को। क्या महाभूतों को तन्मात्रा से जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल। तो यानी कि हमारा जो सांख्य का जो चार्ट था, फ्लो चार्ट सृष्टि उत्पत्ति का, इसमें जब हम देखते हैं तमस के साथ रजत मिलने से जब पंच तन्मात्रा बनते हैं, तो उन पंच तन्मात्राओं से जो पंच महाभूत बनते हैं, तो यहाँ पे जो तन्मात्रा है आप उसे भूत समझ सकते हैं समझने के लिए। तो यहाँ पे हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि भूत और महाभूत अलग है। इसके बाद मेरे एक मित्र ने मुझसे प्रश्न पूछा था कि आचार्य सुश्रुत, आचार्य चरक और वाग्भट इन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि सर्वद्रव्य पंचभूतात्मकम अस्मिन, यानी कि सभी द्रव्य पंच महाभूत से बने हैं। तो आत्मा का पंच महाभूत वर्गीकरण क्या होगा? तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को क्लियर करता हूँ कि जो द्रव्यों की बात की जा रही है ये कार्य द्रव्यों की जाती है, ना कि कारण द्रव्य। अब इन दोनों में एक मोटे मोटे तौर पे डिस्टिंक्शन बता दूँ तो कारण द्रव्य जो है वो उत्पत्ति का कार्य उत्पत्तिजनक होता है, यानी कि उनसे उत्पत्ति होती है, वो किसी से उत्पत्ति नहीं हुए हैं, वो नित्य थे पहले से। जिसमें हम पंचभूत जो हमारे थे, उसके अलावा आत्मा, मन, दिशा और काल को लेते हैं, इनसे उत्पत्ति होती है। तो इनसे जो उत्पत्ति होगी उसमें जो द्रव्य हम अपने रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं वो कार्य द्रव्य बनते हैं। तो वो कार्य द्रव्यों में पंच महाभूत का अंश होगा ही होगा। इसीलिए आचार्यों ने कहा सर्वद्रव्य पंचभौतिकम अस्मिन। अब जब हम भूत को समझते हैं तो यहाँ पे आचार्य चरक का एक मत है, भूतेश्चे चतुर्भि सहतम सुसूक्ष्मेव न जवो देह उत्पत्ति देहत कर्मात् कत्वानं तु तस्य दृश्य दिव्य विना दृश्यम अस्ति रूपम। चरक सूत्र स्थान 2/31। यहाँ पे वो कहते हैं कि जो भूत होता है, महाभूत नहीं, जो भूत होता है वो बहुत ही सूक्ष्म होता है और जिससे हमारे सूक्ष्म शरीर की निर्माण होती है। इसे हम देख नहीं सकते अपने दृष्टि इंद्रियों के द्वारा, चक्षु इंद्रियों के द्वारा। फिर इसके बाद में एक पुस्तक है पंच महाभूत विज्ञान, उसमें एक डेफिनेशन आता है भूत का, न जायते न अन्न जायते यतु यस्माद्यते प्राजायते सगुणम उत्पानम तद्भूतम इति कथयेत। यहाँ पे इस बात को सिद्ध कर दिया जाता है कि भूतों से महाभूतों की उत्पत्ति होती है, ये उत्पत्तिजनक पदार्थ हैं। इसके बाद प्रशस्तपाद भी एक बात कहते हैं, ग्रहणम विशेषण गुणत्वम। यहाँ पे ये डिस्क्राइब करते करते भूत को महाभूत डिस्क्राइब कर देते हैं, यानी जिसका ग्रहण हम इंद्रियों से करें वो है महाभूत। अब हमने मोटे मोटे तौर पे भूत, महाभूत ये सब समझ लिया, परंतु अलग अलग दर्शनकारियों ने इसकी उत्पत्ति अलग अलग तरीके से बताई। तो आइए देखते हैं किसने कैसे बताई। जैसे चार्वाकवादी कहते हैं कि यह स्वभाववाद से आया है, इसका स्वभाव था। इसमें ये आकाश को महाभूत नहीं मानते, ये बात हमें याद रखनी चाहिए। जैन दर्शन इसे पुद्गल से इसकी निरुक्ति मानता है। सांख्य और योग का वो जो फ्लो चार्ट था वो,
जो मैं आपको इसमें मैंने फ़ोटो नहीं जानबूझ के डाली है कि आप उसे इमेजिन कीजिए कि मूल प्रकृति और पुरुष के मेल से बनता है महत या बुद्धि, उससे बनता है अहंकार, अहंकार के 3 रूप सात्विक, रजस और तमस। सात्विक से शरीर के अवयव बनते हैं जिसमें 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और एक मन था। रजस और तमस के मेल से बनता है 5 तन्मात्रा और 5 महाभूत। रज दोनों से मिलता है, सत्व से और तम से, क्योंकि रज जो है वो क्रियावान है, हमने देखा हुआ है। फिर इसके बाद में न्याय वैशेषिक ने चिकित्सा और परमाणुवाद को माना कि परमाणुओं से इन महाभूतों की उत्पत्ति हुई है, और आकाश जो है उसको उन्होंने नित्य बताया। जब हम वेदांत की तरफ आते हैं तो वेदांत ने पंजीकरण सिद्धांत दिया। पंजीकरण सिद्धांत ये कहता है कि जब कोई महाभूत बनता है तो उसमें आधा भाग उस जैसे कि अगर मैं कह रहा हूँ कि पृथ्वी महाभूत, तो पृथ्वी महाभूत में आधा भाग पृथ्वी तन्मात्रा का होगा और शेष जो आधा भाग है वो 4 हिस्सों में बटेगा, और उसमें 1/8 पार्ट जो है वो बाकी महाभूत होंगे। इस तरीके से हर एक द्रव्य में 5 महाभूत का समावेश मिलता है, पर जिस महाभूत का आधिक्य होता है, जो ज़्यादा मात्रा में होता है, उसके गुण हमें दिखने लगते हैं। फिर इसके बाद में आयुर्वेद ने भी उत्पत्ति, हमने सांख्य दर्शन को अपना मूलभूत मान के उसकी तरह जो तन्मात्रा से उत्पत्ति है उसको स्वीकार लिया है। इसके बाद में तैत्तिरीय उपनिषद ने यहाँ पे हमें बताया है, तस्मादो एतत् तस्मात् आत्मेन आकाशम संभूत आकाशात् वायु वायुर अग्नि अग्नि आप उद्भेह पृथ्वी ही। ये कहते हैं कि आत्मा से आकाश आया, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। यहाँ पे ये जब बात करते हैं तो ये इस बात को भी क्लियर कर देते हैं, ये पृथ्वी जो था वो इतना कॉम्पैक्ट था, जो सबसे लास्ट में है लिस्ट में, कि इसके बाद कुछ नहीं बना। इसके लिए जो महाभूत है वो 5 ही है, इससे ज़्यादा नहीं। तो अब हमने उत्पत्ति भी देख ली। अब हम देखते हैं कि इनके गुण। आचार्य चरक के अनुसार जो साधारण गुण थे वो क्या हैं? महाभूतानि ख वायुरग्नि आप क्षितिस्थः शब्द स्पर्श रूप रस, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, शब्द स्पर्श रूपश्च रसो गंधस्य तद्गुणः तेषाम् एकगुणः पूर्वो गुणवृद्धि परे परे पूर्व गुणश्चैव कर्मशो गुणेषु स्मृतम। चरक शारीर स्थान 1/27-28। यहाँ पे ये बताते हैं कि जो हमारे महाभूत है, ख यानी कि आकाश, वायु, अग्नि, आप, ये जो 5 महाभूत है, इनमें गुण कौन से होंगे? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इसके बाद ये बताते हैं कि एक एक जो इनके पास जो गुण है वो इनका पूर्व गुण है, पर जैसे हम इस लिस्ट में आगे बढ़ते हैं तो जो पिछला गुण है वो लेके नया महाभूत उस गुण को स्वीकारता है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वायु की, तो वायु के पास आकाश का शब्द गुण और खुद का स्पर्श गुण भी होगा। और अंततः अगर मैं पृथ्वी की बात करूँ तो पृथ्वी के पास जो है 5 गुण होंगे, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधश्च। फिर आचार्य चरक ने इनके असाधारण गुण भी बताए, जिसमें खर द्रव चलो उष्णत्वम भू अनिल तेजसमः। मतलब पृथ्वी के पास खर, फिर उसके बाद में जल के पास द्रव्य गुण, वायु के पास चल गुण, फिर तेज के बाद उष्ण गुण होगा। फिर आकाश के बारे में बताते हैं, आकाश से अप्रतिघातो, यानी आकाश के पास अप्रतिघात का गुण होता है, यानी मेकिंग ऑफ द स्पेस, पोर्स बनाने का। दृष्टुम लिंगे यथाक्रम, लिंगे यानी लक्षण। फिर यहाँ पे इसका रेफरेंस है चरक शारीर स्थान 1/29। फिर इसके बाद में आचार्य सुश्रुत भी बताते हैं, आकाश पवन देह तोय भूमिषु यथा संख्याम एकोत परिवृद्धः शब्द स्पर्श रूप रस गंधः। सुश्रुत सूत्रस्थान 42/2।
यहाँ पे ये बताते हैं कि जो आचार्य चरक ने बताया कि क्रम अनुसार शब्द, स्पर्श, रूप और रसगन आकाश से लेके पृथ्वी महाभूत के अंदर होते हैं। फिर इसके बाद में भाव प्रकाश जी जो सुश्रुत के कमेंटेटर है, उन्होंने इसमें कुछ इंटरेस्टिंग किया। आकाश, वायु, तेज, आप और पृथ्वी महाभूत को उन्होंने व नाम से संबोधित किया ताकि याद रखने में आसान हो। तो उसका नाम का क्रम है विशद, वायु, वन्नी, वारी, वसुंधरा। और इसके गुण भी वो बताते हैं, रूक्ष, लघु, रूक्ष, तीक्ष्ण, स्निग्ध और गुरु। अब यहाँ पे हम आचार्य वाग्भट का एक मत देखते हैं। ये मत उन्होंने सीधा महाभूत के लिए नहीं पर द्रव्य के लिए बोला है कि पार्थिव द्रव्य या फिर जलीय द्रव्य कैसे होते हैं। तत्र जैसे शुरुआत में जो पार्थिव द्रव्य है पृथ्वी से बने हुए, वो कैसे होंगे। तत्र द्रव्य गुरु स्थूल स्थिर गंध गुणोर्बलम पृथ्वीम गौरवम शैथल्यम संगात उपचाय वाहनम। इसका अर्थ होता है कि जो ये पृथ्वी पार्थिव द्रव्य है वो गुरु, स्थूल, स्थिर तथा गंध गुण प्रदान के होते हैं। इन गुणों वाले द्रव्यों को पृथ्वी द्रव्य, पार्थिव द्रव्य कहना चाहिए। इन गुणों से युक्त जो द्रव्य होगा उससे शरीर में गुरुता, स्थिरता, संघातता यानी जिसको ठोसपन कहते हैं, और उपचाय यानी शरीर की पुष्टि होती है, यानी पुष्टि के कारक है। फिर इसके बाद में द्रव्य शीत, जो जलीय द्रव्य होते हैं वो द्रव्य शीत, गुरु, स्निग्ध, मंद, सांद्र, रसोर्बलम है। इसका अर्थ है कि ये द्रव्य जो होंगे द्रव्य गुण शीत गुण, गुरु, स्निग्ध, मंद, सांद्र और रसगुण प्रदान के होते हैं। आप्य, स्नेह, विशद्य, क्लेद, प्रहाद्य, बंधकृतः। इसके बाद में ये कहते हैं ये शरीर में स्नेह, विषंदन यानी अभिसंधिकारक, क्लेदता, फिर प्रहादन और बंधन कारक होते हैं। और उसके बाद में अग्नि महाभूत के लिए उनका कहना है कि रूक्ष, तीक्ष्ण, उष्ण, विशद, सूक्ष्म, रूक्ष गुणोर्बलम अग्नेह देह भावर्ण प्रकाशम पंचात्मकम, जिसमें ये कहते हैं ये जो द्रव्य है ये रूक्ष, तीक्ष्ण, उष्ण, विशद, सूक्ष्म और रसगुण प्रदान के होते हैं। इन गुणों वालों को अग्नेय द्रव्य कहना चाहिए। इन गुणों से युक्त जो द्रव्य होगा वो आपके शरीर में दाह, फिर उसके बाद में कांति यानी लश्यर, प्रभाव, वर्ण, फिर प्रकाश और पचन के कार्य को करने में सहयोग देगा। फिर वायु के लिए वो कहते हैं वायव्य, रूक्ष, विशदर, लघु, स्पर्श गुणोत्बलम, रौक्ष, लाघवम, वैशद, विचार, ग्लानिकारकम। ये कहते हैं ये जो ये द्रव्य जो रूक्ष, विशद, लघु तथा स्पर्श गुण प्रदान का होगा उसे वायव्य द्रव्य कहना चाहिए। यह जो होगा अपने शरीर में रूक्षता, लघुता, विशदता, फिर उसके बाद में विचरणशीलता एवं ग्लानि को उत्पन्न करेगा। अंततः वो आकाश के लिए कहते हैं नाभ्य समः सूक्ष्म, विशद, लघु, शब्द गुणोर्बलम, सौशीर्य, लाघवकारम। यहाँ पे ये कहते हैं जो द्रव्य सूक्ष्म, विशद, लघु तथा शब्द गुण प्रदान का हो उसे नाभ्य यानी आकाशीय द्रव्य कहना चाहिए। ये सौशीर्य यानी खोखलापन और लघुता लाता है। ये मैंने हिंदी में बताया, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं अभी बताता हूँ। पृथ्वी के लिए गुरु यानी हैवीनेस, स्थूल यानी बल्कीनेस, स्थिर यानी स्टेबल, गंध गुणोबलम यानी प्रीडोमिनेंटली इसमें स्मेल पता चलता है। ये बॉडी में क्या लेके आएगा, गौरव, हैवीनेस, शैथिल्य, स्टेबिलिटी, संघात, कॉम्पैक्टनेस एंड उपचावाहनम दैट इज़ ग्रोथ। फिर इसके बाद में जो जलीय द्रव्य होंगे वो द्रव्यता यानी लिक्विडिटी, शीत यानी कोल्डनेस, गुरु हैवीनेस, स्निग्ध ऑयलीनेस, फिर मंद दैट इज़ डलनेस, सांद्र थिकनेस और रसोबलम दैट इज़ रस की प्रधानता होगी। यह आपको शरीर में क्या देगा, स्नेह लुब्रिकेशन, विशद मॉइस्चर और सिक्रीशन, क्लेद यानी गीलापन, फिर इसके बाद में प्रहलाद दैट इज़ सेटिस्फैक्शन पुष्टि और बंधकृत दैट इज़ कोहिजन।
फिर इसके बाद में जो आग्नेय द्रव्य होंगे वो शरीर में रूक्ष, ड्राइनेस, तीक्ष्ण, तीक्ष्ण यानी पेनिट्रेटिंग जैसे कोई शार्प ऑब्जेक्ट होता है, उष्ण, गर्माहट, विषद दैट इज़ नॉन स्लाइमी, सूक्ष्म यानी माइन्यूट, फिर रूप गुणों बलम यानी यहाँ पे जो रूप गुण होगा वो प्रधान होगा। फिर ये क्या शरीर में कॉज करेंगे, दाह दैट इज़ बर्निंग सेंसेशन, बाह दैट इज़ लश्चर, फिर वर्ण दैट इज़ एक्सप्रेशन ऑफ कलर्स, देन प्रकाश एंड एट द लास्ट इट इज़ पंचात्मकम दैट इज़ डाइजेशन। फिर वायव जो यानी वायु महाभूत प्रधान के जो द्रव्य होंगे वो क्या करेंगे, रूक्ष दैट इज़ ड्राइनेस, विषद स्लाइमी नॉन स्लाइमी, लघु दैट इज़ लाइटनेस और स्पर्श गुण के प्रधान होंगे। ये शरीर में रूक्षता यानी ड्राइनेस, लाघव यानी लाइटनेस, फिर विषद्य ट्रांसपेरेंसी, विचार दैट इज़ मूवमेंट और ग्लानिकारकम दैट इज़ एग्जॉशन। एट द एंड जो आकाश महाभूत द्रव्य प्रदान होंगे वो सूक्ष्म यानी माइन्यूटनेस, विशद ट्रांसपेरेंसी, लघु दैट इज़ लाइटनेस और शब्द गुणोर्बलम यानी शब्द गुण प्रदान होंगे। ये हमारे शरीर में सौहार्द्य दैट इज़ हॉलोनेस और लाघवपन दैट इज़ लाइटनेस को प्रोड्यूस करेंगे। इसके बाद कारिकावली ने इनके हमें गुण बताए हैं, जैसे वायु के 9, आकाश के 7, तेज के 9, जल के 14 और पृथ्वी के 14। ये गुण हम जब इंडिविजुअल महाभूत करेंगे तब देखेंगे। इसके अलावा अब हम त्रिगुण और महाभूत का संबंध देखते हैं। तो आचार्य सुश्रुत का श्लोक कहता है, तत्र सत्वबाहुल आकाशम, रजोबाहुलम वायु, सत्वरजोबाहुल अग्नि, सत्वतमोबाहुल आप, तमोबाहुल पृथ्वी। तो हमें पता चलता है कि सत्व की बाहुलता यानी सत्व विशेष रूप से आकाश के अंदर है, रज जो है वो वायु में है, सत्व और रज दोनों अग्नि में है, सत्व और तम दोनों आप यानी जल महाभूत में है और तम जो है वो पृथ्वी महाभूत में है। इसका रेफरेंस है सुश्रुत शारीर स्थान 1/29। फिर यहाँ पे मैंने पंचक जो हमारे इंद्रियों में हमने पढ़ा ये भी डाल दिया ताकि ये भी हमें पता होना चाहिए। ई खलु पंच इंद्रियाणि पंच इंद्रिय द्रव्याणि पंच इंद्रिय अधिष्ठानि पंच इंद्रिय अर्थः पंच इंद्रिय बुद्धि भवति इत्यादि इंद्रिय अधिकारिणे। यानी ये कहते हैं यहाँ पे कि जो पंचक सिद्धांत है इसके हिसाब से 5 इंद्रिय होते हैं, इनके 5 द्रव्य होते हैं जिसे ये सेंस करते हैं, इनके 5 अधिष्ठान होते हैं जिसके द्वारा ये 5 अर्थों को लेते हैं जिसको ग्रहण करने के लिए 5 बुद्धि होती है। अब आयुर्वेद और महाभूत में क्या, आयुर्वेद ने महाभूत की विद्या सीख के क्या सीखा, तो सबसे पहले गर्भ विकास के लिए, जिसमें हमारा श्लोक था वायुर्विभजति तेजैनं पचति आप क्लेदयन्ति पृथ्वी संहन्ति आकाशम विवर्धिता। इसका एक्सप्लेनेशन जाता है वायुर्विभजति यानी कि इट इनिशिएट द सेल डिवीजन फॉर ग्रोथ। तेज पचती में हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल बोलते हैं, यानी कि शुरुआत में सेल्स तो सेम ही होते हैं, तो उन सेल्स को कैसे पता चलता है कि मुझे एक्टोडर्म, मीजोडर्म या एंडोडर्म बनना है। तो यहाँ पे जो तेज महाभूत होता है वो इसका प्राधान्य कारण होता है। फिर इसके बाद में आप क्लेदयन्ति, यहाँ पे जो गीलापन है वो आप महाभूत की वजह से आता है। पृथ्वी संहन्ति, यहाँ पे जो कंसोलिडेशन स्टेट होती है वो पृथ्वी की वजह से आती है। आकाशम विवर्धयति, यानी आकाश महाभूत इसमें एक्सपांशन करता है जिससे प्रॉपर स्पेस होती है टिश्यूज़ के पास में। द्रव्य को कैसे डिफाइन किया गया, चरक सूत्र स्थान 26वें अध्याय 10वें श्लोक में कहा है सर्वद्रव्य पंचभौतिकम अस्मिन अर्थे। उसके बाद में रसों को भी आयुर्वेद में महाभौतिक संगठन के हिसाब से यहाँ पे आचार्य वाग्भट ने हमें एक श्लोक दिया है जिसमें ये बताते हैं कि इस श्लोक के जो दो महाभूत है वो एक रस को सिनोनिम करते हैं। जैसे क्षमा अम्बु, यानी कि जो मधुर रस है वो पृथ्वी और अम्बु यानी जल महाभूत के प्राधान्य की वजह से है। फिर इसके बाद में ये बोलते हैं अग्नि ही क्षमः,
जिसमें ये अग्नि और पृथ्वी महाभूत की प्रधानता अम्ल रस में बताते हैं। फिर इसके बाद में आता है अम्बु तेजो, जहाँ पे ये बताते हैं जल और अग्नि जो रहेंगे वो लवण रस में रहेंगे। फिर ये बताते हैं ख वायु, जिसमें ये आकाश और वायु की प्रधानता तिक्त रस में कहते हैं। फिर इसके बाद में अग्नि ही अनिलेह, जिसमें ये अग्नि और वायु की प्रधानता कटु रस में कहते हैं। और अंत में वायु और पृथ्वी से ये जो है कषाय रस की उत्पत्ति को बताते हैं। फिर औषध जो हम आयुर्वेद में इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें कौन सा औषध इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पे जब आयुर्वेदिक चिकित्सा की जाती है तो कई रूप में की जाती है। जैसे कुछ जो वैद्य होते हैं वो दोषों के ऊपर चिकित्सा करते हैं, वात पित्त कफ। कुछ होते हैं जो कहते हैं दोषों से अच्छा हम धातुओं के ऊपर चिकित्सा करें, जो हमारे 7 धातु है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्ज शुक्र। और कुछ थे वो कहते हैं कि धातु तो दूषित हो गए पर उनके मलों पे चिकित्सा करने से उनका दोष निकल जाएगा। इसके अलावा एक जो चिकित्सा प्रणाली है वो कहती है कि हमें पंच महाभौतिक चिकित्सा करनी चाहिए, कि गुणों के हिसाब से जो हमने वाग्भट जी के गुण देखे उस हिसाब से हमें पता है कि द्रव्यों में कौन से गुण हैं और शरीर में कौन सा गुण बढ़ा या कम हुआ है, उस हिसाब से चिकित्सा करनी चाहिए। तो इस हिसाब से संसार की हर एक वस्तु कोई ना कोई औषध है। इसी बात को आचार्य वाग्भट भी अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के अंदर कहते हैं 9वें अध्याय में, जगत के वनम औषधम न किंचित विद्यते द्रव्य वशतः नानार्थ योगियो हो, यानी नथिंग इज़ नॉन मेडिकल। सभी चीज़ें जो है वो एक होशियार वैद्य मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद में शरीर की जो हमारी रचना है वो भी पंच महाभूत से बनी हुई है, जिसमें हमारा श्लोक है तत्र शरीर नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूतम विकार समुदायकम संयोगवाही चरक शारीर स्थान 6/4। शरीर के अवयव जो बने हैं वो भी पंच महाभूत से बने हैं। इसका रेफरेंस है चरक शारीर स्थान 4/12। इसमें हम देख सकते हैं कि एक एक अवयव को उन्होंने पंच महाभूत से बनते हुए दिखाया है। त्रिदोष जो होते हैं वो भी पंच महाभूतिक ही होते हैं, जैसे वायु और आकाश के समावेश से वात, अग्नि से पित्त और जल और पृथ्वी के समावेश से कफ बनता है। इसके अलावा हम देखते हैं जो हमारी जाठर अग्नि होती है जो हमारी शरीर की अग्नि होती है उसमें जो भूतों को पचाने वाली भूता अग्नि होती है वो भी 5 प्रकार की है, जैसे भौम्य, आप्य, आग्नेय, वायव्य और नाभ्य अग्नि। इसके अलावा जो हम सबका जो वर्ण है यानी स्किन कलर है वो भी इन महाभूतों के कारण ही है। जो तेज है वो विशेष रूप से इसका कारण है। इसके अलावा अगर आप महाभूत प्रधान ज़्यादा हुआ तो गौर वर्ण यानी आप गोरे होगे। अगर पृथ्वी महाभूत ज़्यादा हो तो आप काले होगे यानी कृष्णा, और पृथ्वी और आप दोनों मिक्स में रहे तो कृष्णा कम यानी कि सांवले होगे। फिर इसके बाद में पुरुष और पंच महाभूत के बीच में रिलेशन है कि खाद्य चेतना क्षणाम धातवम पुरुष स्मृतम चरक शाइस्तान 1, जो हमारा षड्धात्वात्मक पुरुष है जिसमें आत्मा और पंच महाभूत है। इसके अलावा हमारी जो प्रकृति होती है उसमें एक पंच महाभूतिक प्रकृति भी होती है, जिसमें हम पंच महाभूत के अनुसार प्रकृति को डिवाइड करते हैं। और अंततः आहार के अंदर भी हम पंच महाभौतिक आहार ले सकते हैं। ये चिकित्सा के रूप में भी और धातु पुष्टि के रूप से भी ज़रूरी है, क्योंकि धातु भी पंच महाभूतिक ही होते हैं। तो उस हिसाब से हम धातुओं की तुष्टि पुष्टि के लिए पंच महाभूत के आहार को ग्रहण करके उस पर्टिकुलर धातु को नरिशमेंट दे सकते हैं। आई होप आपको पंच महाभूत समझा होगा। अब कल से हम एक महाभूत ख़त्म करेंगे। थैंक यू।